नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज हम देश की बात में बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, बात करेंगे सियासत की, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और साथ ही कोरोना महामारी की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कोरोना महामारी पर, हम आपके सामने वो भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तीखी आलोचना की है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है और क्या कहा है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। राहुल बजाज के हिसाब से हमारे देश का लॉकडाउन बहुत सख्त था और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को ज्यादा बड़ा धक्का लगा है। क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ये समझा जाए कि लॉकडाउन हुआ इस वजह से जो क्षति होनी थी वो कम हुई है? हम इन दोनों ही पहलुओं को समझने की और समझाने की कोशिश आपके सामने करेंगे। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कोरोना संकट को लेकर इस बातचीत में जब बजाज ने ये मामला उठाया तो राहुल गांधी ने भी कहा कि इसमें जो मुझे जो कमी दिखती है वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जो कि एक तरह से अमानवीय है। राहुल गांधी के इस बयान को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार कई एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं, खासकर कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ या इस संकट से कैसे निपटा जाए या आने वाले भविष्य में क्या किया जाए। ये तमाम सवाल हैं राहुल गांधी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उसकी राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने राहुल बजाज से भी बात की है। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस के पहले केस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देश में वैसे तो कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था, जो कि प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के शीर्ष वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था। लेकिन देश में कोविड-19 नवंबर से दिसंबर के बीच घुस आया था, ऐसा कहा जा रहा है। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इंडियन स्ट्रेन का मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर यानी MRCA पिछले साल नवंबर से ही फैल रहा था। वैज्ञानिकों ने अब यह अनुमान लगाया है कि वुहान के नोवल कोरोना वायरस स्ट्रेन के पहले वाले का रूप इसका जो प्रसार था पिछले साल 11 दिसंबर तक रहा। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच तो कोरोना आखिर कहां से पैदा हुआ और भारत में कैसे इसकी स्थिति बढ़ती गई, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यदि हम कोरोना वायरस के लक्षणों की बात करें तो भारत में इस तरह की बीमारी के लक्षण बहुत सालों से पहले से ही हमारे पास हैं। अब इस वजह से वैज्ञानिक एक एक करके पीछे और इसके पीछे जाते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सिरा कहाँ जाकर रुकता है। लेकिन इन सब के बीच खबर ये है कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में भारत जल्द ही कोरोना की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। इस पर भी आज बात करेंगे और इसकी वजह से भारत में जो लॉकडाउन किया गया और साथ ही बॉर्डर सील होने से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है या नहीं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि एक उम्मीद से तो ज़रूर बंध रही है कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इस लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करते हुए ये कहा है कि दिल्ली NCR के लिए एक ही पास होना चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि चीन और भारत समेत कई एशियाई देश अपने यहाँ कोरोना वायरस के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम कस रहे हैं। ये भी हमें देखना होगा, क्या वाकई हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और हैं, सोशल मीडिया पर कुछ और तरह की खबरें आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मीडिया संस्थान भी ऐसे हैं जो कि कोरोना के सही मामलों के बारे में सही रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। उनकी अपनी मजबूरी रहती होगी। लेकिन क्या वाकई सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध लग रहा है? ये बेहद गलत कदम है और मानवाधिकारों के खिलाफ है। अगर UN की इस बात को इस तरह से पढ़ा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन भारत का क्या जवाब होगा, भारत का नेताओं का क्या कहना होगा? क्या इसे कहा जाए कि सच से आंखें चुराने का ये
थोथा प्रयास है या इसमें वाकई कोई सच्चाई भी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल समिट के जरिए चर्चा की है। इस दौरान दोनों नेताओं में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए और अधिक सक्षम बनाने के लिए बातचीत की गई है। इस बातचीत का पूरा सार आपके सामने होगा। खासकर कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया का हमारे साथ आना एक बड़ा सहयोग कहा जा सकता है, सरकार ने भी यही कहा है। उधर 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लग गया है। इस बार पार्टी को ये झटका गुजरात से लगा है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। इसी बीच 2 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफाओं के बाद कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है कि बीजेपी अब साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रही है। बीजेपी के इस खेल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के आरोप की सच्चाई भी जांचने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस अपनी ही करनी का फल भोग रही है, इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस धीरे धीरे इतनी कमजोर होती जा रही है कि अब वो विरोध का भी सुर उठा नहीं पाती है और सिवाय बीजेपी पर आरोप लगाने के उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। आत्ममंथन का एक जो दौर रहता था कांग्रेस में, वो कहीं खत्म हो गया है। अब उसकी कितनी ज़रूरत है कांग्रेस को, ये समझेंगे। और क्या समझा ये भी जाए कि कांग्रेस एक गलत निर्देश में चल रही है, इस वजह से धीरे धीरे पार्टी अब खात्मे के करीब है। उधर केरल की बात करेंगे। केरल से एक बड़ी ही दुख भरी खबर आई थी, ऐसी खबर जो हमारे सभी इंसानियत के जो रखवाले हैं या जो इंसानियत को पसंद करते हैं, जो मानवता में यकीन रखते हैं, उनका दिल हिलाकर चली गई। और ये खबर ऐसी है जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जी हाँ, मल्लपुरम में गर्भवती हथनी की एक मौत की खबर आई थी। अब ये मौत की जो तस्वीरें थी वो इतनी दुखदाई थी कि उन्हें याद करके शायद आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन अब इस मौत की घटना पर राजनीति से लेकर उद्योग और खेल जगत तक के लोगों में गुस्सा भड़कने लगा है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये बेरहमी है, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। उधर पशु अधिकारों पर काम करने के लिए मशहूर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने तो राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उसी इलाके से सांसद हैं, इसलिए उनको जवाब देना होगा। इन तमाम खबरों पर भी हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या हमारे अंदर से, क्या इंसानों के अंदर से संवेदनशीलता चली गई है। क्या हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपने स्वार्थ के कारण किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो कोई जानवर हो निरीह सा या फिर कोई ऐसा जानवर हो जो गर्भवती थी वो हथनी। हम किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। ये ऐसी खबर है जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित न भी करे, लेकिन ये ज़रूर सिखाती है कि अब ज़रूरी है कि रुको और देखो कि हम क्या से क्या हो गए हैं। इन्हीं खबरों के बीच हमें अगर अपनी शक्ति को जांचना है तो ज़रूरी है कि हम चीन के लिए अपनी शक्ति को और ज़्यादा जुटाएं। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर जारी विवाद के साथ ही एक बड़ी खबर भी आई। चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने कदम पीछे खींचे 2 किलोमीटर तक। लगातार ये भी सच है कि लगभग 7 किलोमीटर तक वो अंदर आ चुके थे। अभी भी बहुत हद तक ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अभी भी है हमारे सीमा में, इसलिए बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना 1 किलोमीटर पीछे आई है और चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे गई है। पर अभी भी ये हमें समझना होगा कि चीन की चाल को अभी समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम खबरों के साथ आज आप देखेंगे आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को और साथ ही आज एक ऐसे सितारे की भी याद आपके सामने होगी जो बेहद प्यारा है हम सबों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल समिट के जरिए चर्चा की है। इस दौरान दोनों नेताओं में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई।
मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही वक्त है। इस पर मॉरिसन ने स्पष्ट किया कि आपने जैसा कहा ठीक वैसे ही हमारे संबंध जरूर मजबूत होंगे भविष्य में। पीएम मोदी ने मॉरिसन की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संकट में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय का अच्छे से ध्यान रखा गया, उसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक चर्चा भी हुई और इंडो पैसिफिक में स्थिरता लाने का संकल्प भी दोहराया गया। वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौते हुए और 2 घोषणाएं की गईं। Well, thank you, Your Excellency. Namaste. It is tremendous to be able to join with you again, as we have done on quite a number of occasions, but for the first time to do this in this format. पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस, दोनों देशों के संबंधों और एशिया पैसिफिक क्षेत्र को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि ये वक्त दोनों देशों के और नजदीक आने का है। वहीं मॉरिसन ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम एक महासागर साझा करते हैं और हम उस महासागर के लिए उसके स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक और उस क्षेत्र में भारत की भूमिका के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा क्षेत्र हर आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता भी आएगी। A joint declaration on a shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific. We share an ocean and we share responsibilities for that ocean as well. Its health, its well-being, its security, and the relationship we're forming around those issues in our maritime domain, I think, is the platform for so many other things between our countries. The mutual logistics support arrangement and a defence science and technology implementing arrangement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का जिस तरह ध्यान रखा है, उसके लिए भारत विशेष रूप से आभारी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये न केवल हमारे 2 देशों के लिए बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इस कठिन समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का जिस तरह ध्यान रखा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करने के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना करते हैं। ये बोर्ड की अध्यक्षता करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का नेतृत्व विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व स्तर पर कठिन समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी पर भी चर्चा की। इसके साथ ही स्कॉट मॉरिसन ने G20 में पीएम मोदी की भागीदारी की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीच बातचीत में हल्के फुल्के पल भी आए। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो जब भारत आएंगे तो गुजराती खिचड़ी खाना चाहेंगे। पिछले दिनों भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के समोसे को लेकर खूब चर्चा हुई थी और समोसे का दावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबूल किया था। उन्होंने मॉरिसन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा था कि एक बार हम कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर लेते हैं, फिर साथ बैठकर समोसा जरूर खाएंगे। इस बीच राहुल गांधी तमाम एक्सपर्ट से लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना महामारी के दौर की बात हो या आर्थिक संकट की बात हो या भविष्य की बात हो। इसी कड़ी में जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज से उन्होंने बातचीत की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तीखी आलोचना इस बातचीत में राहुल बजाज ने की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कोरोना संकट को लेकर हुई बातचीत में बजाज ने कहा कि भारत में लागू हुए लॉकडाउन को ड्रैकोनियन कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के लॉकडाउन के बारे में कभी नहीं सुना गया। राहुल बजाज के मुताबिक लॉकडाउन का मकसद कोरोना के कर्व को फ्लैट करना था, लेकिन इसने इकोनॉमी के कर्व को फ्लैट कर दिया। और राहुल की इस बात में क्या क्या हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पर चर्चा की सीरीज के तहत लगातार जानी मानी हस्तियों से बात कर रहे हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। बातचीत के दौरान राजीव बजाज ने बताया कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में लॉकडाउन बहुत सख्त था। ऐसा लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों में बाहर निकलने की अनुमति थी, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति अलग रही। राजीव बजाज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए भारत ने पूरब के बजाय पश्चिमी देशों की ओर देखा, जबकि उनकी भौगोलिक स्थिति, जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता, तापमान बिल्कुल अलग है। हमने सख्त लॉकडाउन लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसे सही से लागू नहीं कर पाए, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। कोरोना के कर्व के बजाय जीडीपी का कर्व फ्लैट हो गया। The world has never been locked down like this. India has been locked down, what I have referred to as a draconian lockdown. This kind of lockdown I am not hearing about from anywhere else. So in terms of the social and emotional aspects of this lockdown, they seem to have been in a much better place. राजीव बजाज से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। राहुल ने कहा कि उनके हिसाब से लॉकडाउन फेल है और अब केस बढ़ रहे हैं। The response has to be decentralized. The central government has to operate as a support system and as an enabler. There are certain things that the central government needs to do, air traffic, railways, etc., and that it does. But then it moves the battle to the district, moves the battle to the chief ministers, and allows them and enables them to fight. The central government has backed off and has now said, okay, we are going to be forced to leave it to the states. कोरोना और इससे अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर को लेकर राहुल गांधी लगातार विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। वो कोरोना से निपटने और इकोनॉमी को धार देने के लिए मोदी सरकार के उठाए गए कदमों की भी लगातार आलोचना कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच चरमराती दिख रही अर्थव्यवस्था के मसले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने 30 अप्रैल को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत की थी। इसके बाद उन्होंने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बात की। इसके अलावा राहुल गांधी अब तक हार्वर्ड के प्रोफेसर से लेकर प्रवासी मजदूरों से भी चर्चा कर चुके हैं और इस वजह से उसी कड़ी में धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और आज उन्होंने राहुल बजाज से भी बात की। आने वाले समय में राहुल अन्य तरह के एक्सपर्ट से भी बात करने वाले हैं और उसका जो एक सार है वो राहुल सबके सामने रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस संकट को लेकर हलफनामा दायर कर दिया गया। केंद्र ने अपने हलफनामे में माना कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश में बड़ी संख्या में मेकशिफ्ट अस्पतालों की स्थापना करने की जरूरत होगी। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि निकट भविष्य में मौजूदा अस्पतालों के अलावा कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण करना होगा ताकि उनकी देखभाल की जा सके। केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि संकट की इस घड़ी में मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल करने की भी जरूरत है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 9,304 नए मामले सामने आए हैं और 260 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,16,919 हो गई है, जिनमें से 1,06,737 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,04,107 लोग ठीक भी हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 6,075 लोगों की मौत की खबर है। उधर कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच बॉर्डर सील होने से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक ही पास काफी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉमन पास बने जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सीमा को सील करने का फैसला किया था। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर सील करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी के लिए एक कॉमन पास बने जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों व अफसरों को बैठक करनी चाहिए और इस मुद्दे का जल्द समाधान निकालना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान पहले उत्तर प्रदेश ने दिल्ली से लगते नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर सील किए थे। इन्हें बीच में खोला गया लेकिन फिर सील कर दिया गया।
इसी तरह हरियाणा ने दिल्ली से लगती गुड़गांव और फरीदाबाद की सारी सीमाएं सील कर दी थी। बीच में इन्हें भी खोला गया, लेकिन दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद फिर सील कर दिया गया। फिर 1 जून से हरियाणा ने ढील देने की बात कही तो दिल्ली ने 8 जून के लिए यूपी और हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया। इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के लिए एक ही पास होना चाहिए, यानी पास एक ही जगह एक ही पोर्टल पर बनना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस पर 1 हफ्ते में समाधान निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इसका हल ढूंढे। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में जुलाई से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा, ऐसा हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, उसके बाद 6ठी और 9वीं और फिर 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू होंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्कूलों को 50% क्षमता के साथ काम करना होगा, यानी आधे बच्चे सुबह आएंगे और आधे शाम को, या फिर ऑल्टरनेट डे पर आने की व्यवस्था की जाएगी। उधर कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया, मगर देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के शीर्ष वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि देश में कोविड-19 नवंबर से दिसंबर के बीच ही आ चुका था। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इंडियन स्ट्रेन का मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर यानी MRCA पिछले साल नवंबर से ही फैल रहा था। वैज्ञानिक का अनुमान है कि वुहान के नोवल कोरोना वायरस स्ट्रेन के पहले वाले रूप का प्रसार पिछले साल 11 दिसंबर तक रहा और उसके बाद ये नए रूप में फैलना शुरू हो गया। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस तो वैसे 30 जनवरी को केरल में मिला था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में यह महामारी नवंबर 2019 से ही फैल रही थी। देश के शीर्ष रिसर्च इंस्टीट्यूट के टॉप वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वुहान के नोवेल कोरोना वायरस स्ट्रेन के ठीक पहले वाले रूप का 11 दिसंबर 2019 तक प्रसार हो रहा था। टाइम टू मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर MRCA नाम की वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अभी तेलंगाना और दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन फैल रहा है वो 26 नवंबर और 25 दिसंबर के बीच में पैदा हुआ था। सवाल उठता है कि क्या भारत में 30 जनवरी से पहले ही चीन आने वाले यात्रियों के जरिए कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी? इसका जवाब साफ नहीं है, क्योंकि उस वक्त देश में बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं हो रहे थे। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB ने बताया कि केरल में मिले भारत के पहले कोरोना केस का स्ट्रेन वुहान से जुड़ा हुआ था, लेकिन हैदराबाद में कोरोना के जिस नए स्ट्रेन की खोज हुई है उसकी जड़ें चीन में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश की है। नया स्ट्रेन किस देश में पैदा हुआ इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। वैज्ञानिकों ने देश में कोविड-19 के जिस नए स्ट्रेन की खोज की है वो तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत जल्द ही कोरोना की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस तरह से केस हर दिन बढ़ रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है। भारत में 19 मई को कोरोना के 1 लाख केस हुए थे। अगले 14 दिनों में ही कुल केस 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गए। भारत में पहले 1 लाख केस होने से 110 दिन लगे थे। देश में अभी हर 14 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। यही हाल रहा तो अगले 15 दिनों में भारत में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद सबसे ज्यादा मामले होंगे। ऐसे समय जबकि भारत में लॉकडाउन खत्म हो रहा है और लोगों को ज्यादा छूट मिल रही है, संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ सकता है। कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों की बात करें तो 1 लाख से 2 लाख केस होने में अमेरिका को सिर्फ 5 दिन लगे थे, जबकि भारत को 14 दिन। इटली में 1 लाख केस होने के 29 दिन बाद कुल केस 2 लाख पार कर गए थे। अमेरिका में जिस दिन कुल केस 2 लाख हुए थे उस दिन वहां ग्रोथ रेट 17.7% था। भारत में ये 4.6% और इटली में 1.3% था। भारत में कोरोना संक्रमण के पहले 1 लाख केस 19 मई को हुए थे और इसमें 110 दिन लगे थे। स्पेन में 31 मार्च को 1 लाख केस हुए थे और 59 दिन लगे थे। इसी तरह अमेरिका में 1 लाख केस होने में 67 दिन लगे थे। अमेरिका और रूस में जब कुल केस 2 लाख पहुंचे तब वहां मृत्यु दर भारत से कम थी। तब अमेरिका में मृत्यु दर 2.4% था और रूस में सिर्फ 0.9%। भारत 1 लाख केस पहुंचने पर मृत्यु दर 2.8% है। हालांकि इस मामले में ब्रिटेन, इटली, स्पेन जैसे देशों की तुलना में भारत की तस्वीर अच्छी है। भारत में अभी कोरोना के मामलों के दोगुने होने में लगने वाला अनुमानित समय 15 दिन है। सिर्फ ब्राजील में ही ये भारत से कम है।
बाकी बुरी तरह प्रभावित देशों में केस दोगुना होने में लगने वाला वक्त भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत में आने वाले दिनों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ेंगे। अगले 14 दिन में भारत इटली, स्पेन और ब्रिटेन को पछाड़कर चौथा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बन सकता है। भारत में करीब 2/3 केस तो सिर्फ 4 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में है। महाराष्ट्र में तो देश के कुल मामलों के 35.2% केस है। तमिलनाडु में 11.8%, तो वहीं दिल्ली में 10.5% केस है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच भारत और चीन के लिए एक बड़ा झटका संयुक्त राष्ट्र की ओर से आया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि चीन और भारत समेत कई एशियाई देश अपने यहाँ कोरोना वायरस के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम कस रहे हैं और सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये बेहद गलत कदम है और मानवाधिकारों के सख्त खिलाफ है। सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यूएन राइट्स प्रमुख मिशेल बैचलेट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि एशियाई देशों में उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है जो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मिशेल ने बताया कि भारत और चीन के अलावा बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं दे रहे हैं। और ये एक बड़ा आरोप है भारत के ऊपर जिसका जवाब देना भारत के लिए बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था ख़त्म हो रही है और मीडिया के लिए कोई ख़ास प्लान सरकार के पास नहीं है। कई संस्थान बंद हो रहे हैं। जो कुछ संस्थान हैं भी वो या तो पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मीडिया भी अपने गिरेबान में झांके। उधर राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। इस बार पार्टी को यह झटका गुजरात से लगा। 19 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। इसी बीच 2 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके राज्यसभा चुनाव में किसी तरह से चीजों को पलट देना चाहती है। इससे गुजरात के लोगों का नुकसान हो रहा है। ताजा घटनाक्रम के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 66 हो गई है। ऐसे में 4 में से 2 राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन 19 जून को होने वाली वोटिंग से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गुजरात कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। खबरों के अनुसार करजन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और कपराड़ा से विधायक जीतू चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सीएम विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात की थी, जिसे उन्होंने कोरोना को लेकर हुई चर्चा करार दिया था। एक और विधायक के भी इस्तीफा देने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बार गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 66 विधायक बचे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और एनसीपी का 1 विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 35.01 वोट की दरकार होगी। अभी तक कांग्रेस बीटीपी के 2 विधायकों और 1 निर्दलीय के साथ अपनी संख्या को 71 के रूप में देख रही थी। इस तरह उसकी कोशिश 2 सीटें जीतने की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 3 सीटें जीतने के लिए 106 विधायकों के साथ की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि बीजेपी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 3 और वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी ने नरहरी अमीन को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। इस उठापटक से एक बार फिर 2017 जैसी स्थिति बनती दिख रही है। 2017 में इसी तरह बीजेपी ने गुजरात में एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने तब चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 1 वोट निरस्त होने की वजह से किसी तरह अहमद पटेल जीत पाए थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। विजय माल्या का भविष्य क्या होगा? भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने में अब देरी हो सकती है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की गई अपील खारिज हो गई थी। हालांकि एक और कानूनी मुद्दा है जिसे उसके प्रत्यर्पण
करने से पहले समाधान करने की जरूरत है। उससे पहले खबर आई थी कि माल्या को किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, पर अब ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा है कि वो कानूनी मसलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये गोपनीय है, लेकिन जल्द से जल्द इन मसलों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। 14 मई को लंदन हाई कोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस अपील के खारिज होने के बाद अब उसको 28 दिनों में भारत लाया जाना है। 20 दिन बीत चुके हैं और उसके प्रत्यर्पण की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। माल्या के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उधर केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथनी की मौत की घटना पर राजनीति से लेकर उद्योग और खेल जगत तक के लोगों में गुस्सा है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये बेरहमी है और भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। दोषियों को पकड़ने के लिए सीनियर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। इससे पहले गर्भवती हथनी को बर्बरता से मारे जाने की घटना से पूरा देश हैरान हो गया। हर कोई हथनी की दर्दनाक मौत पर शोक जता रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इस बीच पशु अधिकारों पर काम करने के लिए मशहूर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उसी इलाके से सांसद हैं, बावजूद इसके उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। मल्लापुरम में गर्भवती हथनी को बर्बरता से मारे जाने की घटना से पूरा देश सन्न है। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना पर दुख जता रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस दुखद घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मल्लापुरम में हुई घटना को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राज्य के वन सचिव को हटाने की मांग की है। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए नियुक्त मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। मेनका ने कहा कि राहुल गांधी उस क्षेत्र से हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। Now, Mallappuram is a very famous for incidents like this. It is the most violent district in the whole of India. It is not only the killing of elephants that Mallappuram is famous for, and the government of Kerala has taken no action at all in Mallappuram. It seems that they are scared of them. I think they should sack the chief wildlife warden. They should now arrest everybody in Mallappuram. The point is that the forest secretary should be removed. The minister, if he had any sense, should give his resignation in. He is from that area. Why has he not? Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। मेनका ने आगे कहा कि मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मार दिया जाता है। भारत में हाथियों की संख्या वैसे भी लगातार घटती जा रही है और अब इनकी संख्या 20,000 से भी कम हो गई है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने भी बर्बर तरीके से हथनी की हत्या पर आक्रोश प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना में न्याय की मांग की है। रतन टाटा ने ट्वीट किया, मैं ये जानकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ कि लोगों के एक समूह ने एक निर्दोष, निष्क्रिय और गर्भवती हथनी को पटाखे भरा अनानास खिलाकर मार दिया। निर्दोष जानवरों के खिलाफ ऐसे आपराधिक कृत्य इंसानों के सोची समझी हत्या से कम नहीं है। न्याय होना ही चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस घटना से बहुत आहत और गुस्से में है। उन्होंने हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्विटर पर पोस्ट की है। तो वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी हथनी की हत्या पर शोक प्रकट किया है। पटनायक ने बच्चे के साथ हथनी का सैंड आर्ट बनाकर ट्वीट किया और लिखा, मानवता फिर शर्मसार हुई, हाथियों के संरक्षण पर मेरा एक सैंड आर्ट। केरल के मल्लापुरम में कुछ लोगों ने एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। हथनी ने जैसे ही अनानास खाया, उसके मुंह में पटाखे फूट गए और वो बुरी तरह घायल हो गई। हथनी दौड़ते हुए नदी में जाकर खड़ी हो गई और अपना मुंह पानी में डुबे रखा। हालांकि वो बच नहीं सकी और नदी में ही उसने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर जारी विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन को पीपल्स लिबरेशन आर्मी 2 किलोमीटर पीछे चली गई और भारतीय सेना 1 किलोमीटर पीछे आई। सीमा विवाद पर 6 जून को होने वाली वार्ता से पहले इसे रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को हर मौके पर चौकन्ना रहना होगा। वैसे दोनों सेनाएं सिर्फ एक क्षेत्र में पीछे हटी हैं, जबकि पैगोंग सो झील पर दोनों ओर से तैनात हैं और वहां उनके कैंप भी हैं। वैश्विक दबाव और भारत की कूटनीति के बाद लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती के बाद अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलने के बाद ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया। यही नहीं, अब तक आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली चीनी सेना 3-4 दिनों से शांत है। चीन के पीछे हटने के बाद भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी है। विशेषज्ञों के अनुसार लद्दाख समेत भारतीय सीमा के सभी प्रमुख स्थानों पर चीन इंच आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की ताजा हरकत भी इसी से जुड़ी हुई है। चीन को उम्मीद थी कि उसके दबाव में भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। डोकलाम की तरह इस बार भी भारतीय सेना डटकर खड़ी रही। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के अपने कदम वापस खींचने के पीछे 3 प्रमुख वजह है। पहली वजह भारतीय सेना की जोरदार जवाबी तैयारी। लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और फिर सिक्किम में 4 दिन बाद यानी 9 मई को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में गलवान और पेंगोंग लेक के पास LAC पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। जवाब में भारत ने अपने सैनिक बढ़ा दिए और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्ध वाहनों को इलाके में तैनात कर दिया। Tension can only be mitigated or reduced by talks. Talks are only possible in conducive atmosphere. Conducive atmosphere can only be created when a display of good intent takes place. And by withdrawing, China has tried to show that they want the issue to be resolved by negotiating, by talking to each other. चीन के साथ हमेशा से ये हो रहा है कि उसके साथ अगर कोई देश नरमी से आता है तो वो चढ़ जाता है। अगर सामने वाला देश सख्त रवैया अपनाता है तो चीनी सैनिक पीछे हट जाते हैं। चीन के पीछे हटने की दूसरी वजह उसका आंतरिक संकट है। कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाली चीन से निर्यात कम हो गया है। इससे वहां नागरिकों में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है। इसे दबाने के लिए चीनी नेतृत्व राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है। चीन के रुख में नरमी का तीसरा कारण दुनिया की ओर से बढ़ता चौतरफा दबाव है। साउथ चाइना सी, कोरोना और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करना चाहते हैं। जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान भी चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। चौतरफा घिरा चीन ऐसे समय में भारत से जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता है। चीन भारतीय बाजार को भी नहीं खोना चाहता है। इसी वजह से उसे लद्दाख में अपने रुख में नरमी लानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन भारत किसी भी तरह कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज किया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की गई है। तनाव खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन भारत अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन के जवाब में भारत ने भी सैनिकों के साथ साथ हथियारों, टैंकों और आर्टिलरी गनों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख सीमा पर पुख्ता तैयारी की है। शॉर्ट नोटिस पर T-72, T-90 टैंकों और बोफोर्स जैसी आर्टिलरी गनों को लद्दाख सीमा पर तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोपों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 3 से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर कर सकती है। भारतीय वायुसेना के विमान भी लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गलवान और पेंगोंग त्सो इलाके में 5 मई से ही आमने सामने डटी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना के पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि उसने इस मामले में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उसकी हर चालबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। तनाव को खत्म करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच अब तक 7 बार बैठक हो चुकी है। ब्रिगेडियर स्तर पर 4 और मेजर जनरल स्तर की 3 बार बात हो चुकी है, लेकिन ये सभी बेनतीजा रही। अब सारी नजरें 6 जून को होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत पर टिकी है। भारत और चीन के बीच यह विवाद लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ था। चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी में कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध करते हुए सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेज दिए। तब से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की।
देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम आज बता दें आपको कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। 4 जून साल 2001 में ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने नेपाल की राज सत्ता संभाली थी। इसी दिन ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने अपने बड़े भाई वीरेंद्र विक्रम शाह और उनके बेटे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह की मौत के बाद सत्ता संभाली थी। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह करीब 7 साल ही नेपाल के सम्राट रह पाए। प्रजातंत्र के लिए हुए एक बड़े आंदोलन के बाद उन्हें हटना पड़ा था। और साल 1936 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नूतन का जन्म हुआ था। उन्हें बंदनी, सुजाता, अनाड़ी सहित अनेक फिल्मों में उनकी सदाबहार अदाकारी के लिए जाना जाता है।